और अभी वृक्षों की और सब चीजों की तुलना कर लो, आपको मनुष्य योनि अच्छी लगी या ये सारी योनियों में कहीं जाना चाहते हो? मनुष्य योनि अच्छी लगी तो मनुष्य का एक ही लक्ष्य है, भगवान के साथ जुड़ के रहना। आप भगवान के साथ जुड़ के रहो। हर चीज का इलाज है, हर चीज के दो पहलू हैं, दो पहलुओं में से एक को आपने चुनना है। तो अब आप ये चुनते रहो कि हमें स्वस्थ किस तरह रहना चाहिए। स्वस्थ हमें रखने के लिए डॉक्टर की एडवाइस चाहिए, या हम अपने आप ऋषि मुनियों के एडवाइसेस से, जो भारत की ओरिजिनल कल्चर, आज ये कितनी एडवाइजरीज जारी हो रही है। कोई किसी देश का राष्ट्रपति कह रहा है, मुसलमान देशों के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भाई मांस खाना बंद करो। और जब स्वामी दयानंद ने कहा था कि मांस खाते खाते जब मुर्गे और बकरे खत्म हो जाएंगे तब क्या करोगे, तब आदमी को खाना शुरू कर दोगे क्या? तो वो बात हमें बेकार लगती है। बकवास कर रहा है कोई एक पागल आदमी बैठ के, बकरे खत्म हो जाएंगे, मुर्गे खत्म, ये कहाँ खत्म होने वाले? लेकिन आज नौबत आ गई ना, डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं, मुसलमान देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एडवाइस कर रहे हैं, मेरे देशवासियों ये मांस खाना बंद करो। तो हम क्या कहें, हमारा तो धार्मिक भोजन है ये। लेकिन ये धार्मिक भोजन नहीं है, ये अधार्मिक भोजन है। ये आपको तरह तरह की बीमारियां, और वैसे तो अच्छा हो रहा है ये कोरोना वायरस का भय जितना पैदा हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। इजराइल का प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मुझे तो भारत देश सबसे अच्छा लगता है, और कोरोना वायरस फैलने का सबसे एक इजी माध्यम क्या बताया जा रहा है, हाथों का मिलाना। दो हाथ आमने सामने एक दूसरे के साथ जब मिलाते हैं तो कोरोना वायरस ट्रांसफर होने की का भय है। इसलिए मैं भारत की कल्चर को यहाँ इजराइल में अडॉप्ट करना, क्लियर भाषण दिया उसने, ये कहा है कि मैं भारत की कल्चर को अडॉप्ट करना चाहता हूँ। एंड वी ऑल मस्ट से नमस्ते टू ईच अदर, हम एक दूसरे को नमस्ते किया करें। और जब हमारे ऋषि मुनि कहते थे नमस्ते, तो हम सोचते थे डफर है, पागल लोग हैं, इनको कल्चर नहीं है, हेलो हाउ आर यू, ये ज्यादा बढ़िया अपनापन है। लेकिन आज हम कहाँ हैं, फिर वही तो नहीं जा रहे ना। हमारी कल्चर A to Z विदाउट एनी एक्सेप्शन, विदाउट एनी चेंज एडॉप्ट करने के लायक है। आई डोंट थिंक एनीवन विल नाउ डिसएग्री विद दिस, क्योंकि इंटरनेशनल लोग मान रहे हैं साफ सुथरा रहना चाहिए। ये जो इंग्लैंड से महारानी आती थी, अभी पीछे भी कुछ साल पहले आई थी, तो हाथ पे 24 घंटे जितने दिन भारत में रही, हाथ पे दस्ताने चढ़ाए। अब उससे पूछो कि तुझे हाथ में मिलाना जरूरी है और तुझे भय भी है, तो तू दस्ताने उतार दे, स्किन को क्यों ढक के जेल में बंद करके रखा हुआ है, और नमस्ते करना चाहिए। हाथ ना मिला, कौन तुझे कह रहा है हाथ मिला? और हमारे यहाँ तो कल्चर है हाथ ना मिलाने की। वो छोटी छोटी बच्चियों को मैं अपने घर में समझाता था कि बेटा ये कितने गंदे लगते हैं, लड़का लड़की से हाथ मिलाता रहता है। हाथ मिलाने के लिए केवल पति पत्नी ही पर्याप्त है, एक दूसरे के शरीर को छूना अच्छी बात नहीं होती। ये मैं पागल माना जाता था, मुझे भी लगता था कि कहाँ मॉडर्न एज में बच्चों को क्या समझा रहा हूँ। तो एक दो बार समझाया, बच्चों को समझ आ गया। अब हमारी बच्ची ने, कोई आ जाए, वो छोटी सी थी 3-4 साल 5 साल की, कोई आ जाए घर में, हेलो हाउ आर यू बेटा, नमस्ते कर। मैं उसको आज तक याद करता हूँ कि आज वो तेरी नमस्ते अब सारा इंटरनेशनल वर्ल्ड एडॉप्ट कर रहा है, नॉट बिकॉज ऑफ एनी हमारी जो ऑर्थोडॉक्सिकल रूल। हमारा व्यू हो सकता है ऑर्थोडॉक्सी हो कि हाथ मिलाने से हमने किसी की अस्मिता को बुरी दृष्टि नहीं डाल दी। किसी औरत से अगर मैंने हाथ मिला दिया तो जरूरी नहीं है कि मेरी बुरी दृष्टि बन गई, मान लिया। लेकिन हाथ मिलाने की पुरुषों में भी आवश्यकता कहाँ है? सीधा नमस्ते करके काम चलता है, बड़ा अच्छा। और नमस्ते का एक वर्ड का मतलब है, संस्कृत का वर्ड है नमः जमा ते, नमः जमा ते। ते मैंने एक को नहीं, हाथ तो एक से मिलाओगे ना, ते मैंने बहुवचन है, मैं आप सबको नमस्ते करता हूं, नमः ते। जब दो चीजें मिली तो सा एक संधि की तरह काम करता है। नमस्ते का मतलब नमस्ते, आप सबको नमन। अब ये नमन भी क्या है, इसकी मुद्रा ये क्यों है? नमस्ते ऐसे क्यों बोल सकते हैं? नमस्ते
सेंटर में आया कि मेरा सारा शरीर एकाग्र होकर मेरी शक्तियां मेरे हार्ट के पास, क्योंकि शरीर का केंद्र क्या है, मेरा दिल है, दिल से मैं आपको नमन करता हूं और दोनों हाथों से मैं पूरी शक्ति के साथ आपके साथ हूं, मैं आपका मित्र हूं। ये भाव है इसके अंदर, कितने छिपे हुए। नमस्ते, मैं पूरे शरीर की सारी शक्तियों के साथ और पूरे दोनों हाथों के साथ, हाथों को ही सबसे ज्यादा शक्ति का प्रतीक माना जाता है, पूरी शक्ति के साथ मैं आपका मित्र, मुझे समझो, मुझे अपना समझो, ये मेरा नमस्ते का भाव है। अब इस भाव को अगर फैलाया जाए तो मेरे को लगता है इजराइल और अमेरिका और सारे आके भारत की मिट्टी को ही चाटना शुरू कर देंगे, मिट्टी को ही नमन करना शुरू कर देंगे। कितनी ब्यूटीफुल मिट्टी है जो हर बात में फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों चीजों को लेके आती है। हमारा नमस्ते में भी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल, दिल से, दिल को भी शामिल कर दिया आपने, पूरी शक्ति को शामिल कर दिया। तो इतना ब्यूटीफुल सिस्टम, इतना ब्यूटीफुल देश, इस देश में हम बीमार रहे, इस देश में हॉस्पिटल जीरो होने चाहिए। मुझे एक कॉन्फ्रेंस में बुलाया, वहां कॉन्फ्रेंस का विषय था एमपीज की कॉन्फ्रेंस थी, वो 60-70 एमपीज थे। तो एक मेरे एमपी दोस्त थे, तो वो मुझे लेके, उसका विषय था, बजट आया था उस दिन, और बजट वाले दिन शाम को एकदम कॉन्फ्रेंस पार्लियामेंटेरियंस की वो शुरू हो गई, और बजट में ये था कि 2.5% मैटरनिटी, मतलब हेल्थ के बजट का, जितना हेल्थ का बजट है, सपोज 100 रुपये हेल्थ का बजट है, उसका 2.5% यानी 2.5 रुपया मैटरनिटी हेल्थ पर खर्च होगा। और उसमें डाटा डिस्कस हो रहे थे कि भारत में अभी भी अनअटेंडेड डिलीवरीज होती है, लगभग 50-60%, मोर देन 50% डिलीवरीज आज भी अनअटेंडेड होती हैं। 40% डिलीवरीज अटेंडेड होती हैं हॉस्पिटल्स में, और उन 40% में भी एक लेस देन 50% की होगी, चाहे सर्जरीज की है परसेंटेज, पेट को काट के बच्चे को निकालना, ये सारी चीजें डिस्कस हो रही थी। तो मेरी बारी आई कि आप अपने विचार दो। मैंने कहा मैं योगाचार्य हूं एंड आई एम अटैच टू माई इंडियन ओरिजिनल कल्चर, और मैं आपके लिए फॉरेनर नहीं हूं, आप मेरे लिए फॉरेनर हैं। आप इतनी बड़ी डिस्कशन कर रहे हैं, आपकी सारी डिस्कशन को मैं 1, 2 या 3 सेंटेंसेस में ये साबित कर दूंगा, ये फ्यूटाइल डिस्कशन है, बट स्टिल यू विल कैरी ऑन विद योर प्रोजेक्ट्स। आप कह रहे हो 2.5% बजट का 4% किया जाए मैटरनिटी हेल्थ का, यानी मैटरनिटी का मतलब केवल मातृत्व वाली जो डिलीवरी सिस्टम के साथ जुड़ी हुई सरकारी खर्चा है, उसको 2.5% की जगह 4% किया जाए। वो अगले दिन पार्लियामेंट में गया, 10-15 दिन बाद बजट रिवाइज हुआ, 4% वो भी गया। लेकिन मैंने उनको कहा कि अगर मुझे देश का हेल्थ मिनिस्टर बनना हो, अगर मैं बनूं, तो मैं इस 2.5% को 0% पे ले आऊंगा, मैटरनिटी हेल्थ के लिए 1 रुपया बने चाहिए। मैं ऐसा वातावरण बनाऊंगा, हो सकता है 5 साल 10 साल बाद, क्योंकि मैटरनिटी डिलीवरी ऑफ ए चाइल्ड इज एज नेचुरल एज यू आर जस्ट गोइंग टू पास योर यूरिन और स्टूल। ये इतना नेचुरल है, लेकिन उस नेचुरल सिस्टम को हम लोग अब हैबिचुअल नहीं रहे, इसलिए बड़ा डिफिकल्ट हो गया। अब आप कह रहे हो कि अनअटेंडेड डिलीवरीज अभी भी 60% होती है और 40% अटेंडेड होती है। उस 40% अटेंडेड डिलीवरीज को बढ़ा के 100% तक लाना चाहिए, ताकि हर डिलीवरी देश में किसी भी महिला को तकलीफ ना हो, उसकी डिलीवरी अटेंडेड हो। और मैं चाहूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि मेरे देश में महिलाएं इतनी संपन्न बन जाए फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से, कि वो 100% अनअटेंडेड डिलीवरी हो, अपने आप डिलीवरी करें। इनको शिक्षा तो दो, शिक्षा के ऊपर आपका ध्यान नहीं है, आप केवल फैसिलिटीज क्रिएट करना चाहते हो क्योंकि वो बिजनेस है। तो इस तरह से आप ये देख लो कि हमारा जहां भी सिस्टम चल रहा है, हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए या ट्रीटमेंट के लिए, ये सारा सिस्टम अननेचुरल है। 10 या 20% जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, एक्सीडेंटल कैसे, चाहे बाहर रोड में एक्सीडेंट हुआ या जो दैविक
भगवान की दैनिक व्यवस्था से जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, भूकंप आए, भूचाल आए और बाढ़ आई, इसमें लोग बीमार होते हैं, वो नेचुरल महामारियां फैलती हैं, नॉट लाइक कोरोना। ये तो आर्टिफिशियल बीमारी है, वो नेचुरल महामारियां फैलती हैं, उसमें लोग बीमार हो जाते हैं, एपिडेमिक्स फैलते हैं, वो सारी एक्सीडेंटल चीजें हैं, उनमें इलाज की जरूरत हो सकती है, दूसरे के इंटरफियरेंस की जरूरत हो सकती है। लेकिन 80% मामलों में तो आप खुद ही अपना इलाज कर सकते हो, ऐसा जीवन बिता सकते हो कि आपका रोज का भोजन आपका इलाज हो। फूड बिकम्स योर मेडिसिन एंड योर किचन बिकम्स योर केमिस्ट शॉप और लेबोरेटरी। तो ये एसिडिक हमें 20% लेना चाहिए हम इस चर्चा में से। अब 20% एसिडिक आप नेचुरल भी दिखाई देने वाला फूड खाओगे ना, आपने दूध लिया, दूध उबाल के पिया, ये दूध उबालते ही एसिडिक बन गया। तो 20% एसिडिक इस तरह की चीजों से पूरा कर लो। अब 20% एसिडिक कभी हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने में, अब आज आपको प्रसाद मिलेगा, पूरी होगा, तो एसिडिक खाना ही हो सकता है, एक छोटी सी पूरी मैं भी खाऊंगा, लेकिन वो 20% में कवर हो जाएगा। What about those people जो डेली तल के परोठे खा रहे हैं? वो परोठा भी तो एक किस्म की पूरी होता है ना, तेल तवे पर तेल डाल के उसको तल रहे, ऊपर नीचे तेल। तो वो रोजमर्रा में एसिडिक फूड को बंद कर दो। आप दाल सब्जियां एसिडिक मत बनाओ, फिर कभी कभी जरा सा कुछ एसिडिक खाना पड़ेगा तो वो 20% में आपका कवर हो जाएगा। अब हम आते हैं अपनी सबसे पहला ऑर्गन, जो क्योंकि उसके बाद हमने हार्ट का है टाइम तो मेरे ख्याल आधे घंटे में खत्म कर दें। हवन का टाइम थोड़ा और यूज कर लें। हवन में आपका टाइम लगा था आधा घंटा, तो वो 12:30 तक खत्म कर लें। चलो ठीक, 12:15 तक कर लें। अब हम लीवर पर आते हैं। बड़े शांत भाव से आप समझना इसको। लीवर क्या है? हमारा राइट साइड पर ये जो हमारा छाती है, छाती की 12 हड्डियां, 12 और 12 24 और एक बीच में लटकी हुई 25 हड्डियां। इन 25 हड्डियों का एक पिंजरा है। इस पिंजरे में भगवान ने 2 ऑर्गन्स को छुपा के रखा है, लीवर राइट साइड और हार्ट लेफ्ट साइड। बस इन 2 चीजों की चर्चा के बाद हम अपना कार्यक्रम समाप्त करेंगे। जो भी भोजन हमने किया, वो भोजन कर लिया, पेट में गया, पेट से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड को मिल गया और ब्लड उसको सबसे पहले रिपोर्टिंग करवाता है लीवर के पास। ब्लड ने न्यूट्रिशनल एलिमेंट लिए सिर्फ, क्योंकि भोजन का सॉलिड या कुछ भी नहीं लिया, केवल न्यूट्रिशन ले लिया। क्या क्या न्यूट्रिशन? जैसे कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वो जो भी लिया ब्लड ने, न्यूट्रिशनल बारीक चीज ली जो पानी में वो लिक्विड की तरह नजर आ रहा है, वो लिक्विड लेके ब्लड चला गया लीवर के पास। लीवर एक चेक पोस्ट है। चेक पोस्ट क्या होती है? सड़क पर चेक पोस्ट लगी हुई है। मान लो बाहर से लोग आ रहे हैं बेंगलोर में, तो बाहर से आने वालों को चेक करती है कि बेंगलोर में कोई स्मगलिंग का सामान ना ले आए, ड्रग्स ना ले आए, कोई वेपन्स ना ले आए, कोई उग्रवाद ना फैल जाए। तो बेंगलोर के बाहर, मान लो बेंगलोर की अप्रोच रोड है 10 रोड्स पर चेक पोस्ट लगा रखी है। किसी पर अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक, किसी पर 10 पुलिस वाले हैं, किसी पर 5 हैं, किसी पर 2 हैं। अब अगर किसी ने स्मगलिंग करनी है तो वो किस रोड को चुनेगा और किस चेक पोस्ट को चुनेगा? वो नेचुरली सबसे कम चलने वाली रोड को चुनेगा, जिस पर 1 या 2 पुलिस वाले खड़े होंगे। उस रोड पर आया, कार आई स्मगलिंग का सामान लेके, पुलिस वाले ने हाथ दिया रोक लो, और पुलिस ने देखा, अंदर डिटेक्ट कर लिया 1 मिनट में, ये तो स्मगलिंग का सामान है, को आओ, यहाँ गिरफ्तार कर लिया। तो अब स्मगलर्स को ये सब पता है कि ये पुलिस वाले रोकेंगे, चेक करेंगे और देखेंगे हमारा ये सामान इजीली डिटेक्ट होगा। तो वो क्या करते हैं, 2 पुलिस वालों को काउंटर करने के लिए एक गाड़ी की जगह 10 गाड़ियां इकट्ठी भेजते हैं।
अब 10 गाड़ी आ गई, पुलिस वाले एकदम हक्के बक्के से रह गए और हरिडली, क्योंकि एक गाड़ी को अगर वो 5 मिनट लगाएंगे तो 10 गाड़ियों के लिए 50 मिनट वो तो शोर मचाएंगे, सारे हॉर्न बजाए जाएंगे। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, वो फटाफट एक आधा मिनट भी नहीं लगाया, इधर से उधर घुमा, चल भाई जल्दी पिछले बार रोक चल जल्दी, इसमें कुछ नहीं, देखा लेडीज बैठी बच्चे बैठे, चल वैसे चला। उस चक्कर में क्या हुआ, शहर में स्मगलिंग का सामान आ गया। अब अगले दिन पुलिस कमिश्नर को पता लगा कि ड्रग्स आ गई, हथियार आ गए, पता नहीं कहां से आ गए सर। तो कमिश्नर ने सारी पुलिस फोर्स को बुलाया, एग्जामिन किया कि कहां से पॉसिबिलिटी है। तो वहां से रिपोर्ट बैक आई कि सर वो जो 2 पुलिस वाले लगा रखे ना रोड पे, उनका कहना था कि कल एकदम 10-15 कारें आ गई थी, तो उस चक्कर में वो एग्जामिन नहीं कर रहा उसको, थोड़ा जल्दी में एग्जामिन हो सके उसने आ गई। तो पुलिस कमिश्नर ने तुरंत ऑर्डर किया उसकी कैपेसिटी बढ़ा दो, 2 की जगह 4 पुलिस वाले लगाओ। अब 4 पुलिस वाले लगाए तो स्मगलर कौन सा काम है, उन्होंने 10 की जगह 20 भी छोड़ो, उन्होंने 25-30 गाड़ियां भेज दी, एकदम ट्रैफिक बिगड़ गया। वो स्मगलिंग का काम वैसे का वैसे चलता है। इसको रोकने के लिए पुलिस वाला जो पुलिस कमिश्नर है, अगर सारे शहर में 10,000 पुलिस वाले हैं तो 10,000 के 20,000 को ओवरनाइट नहीं कर सकता ना, उसको 1 साल का प्रोसेस चलेगा, तब भी 20,000 नहीं करेगा, 10,000 की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा तो 11,000 करेगा। तो वो कितनी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, ये लीवर उसी तरह की चेक पोस्ट है। हमारा फूड गया, फूड जाके लीवर को रिपोर्ट करता है, लीवर चेक पोस्ट है और केवल नेचुरल जो शरीर के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उनको अलाउ करेगा और अननेचुरल को रोक देगा, और रोक के बायो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है उसको वापस भेज देगा, वो वापस मलमूत्र में चला जाएगा। अब आप सारे खुश हो जाओ कि अब कुछ भी खा ले तो हमें मजा भी आ गया खाने का और लीवर रोक देगा, बाहर कर देगा। लीवर जब फ्लो ज्यादा होगा, हर रोज पकौड़े जाएंगे, हर रोज परोठे जाएंगे, हर रोज एसिड जाएगा, तेल और नमक का एसिड जाएगा, तो उससे जो बारीक एलिमेंट उसके लीवर को रिपोर्ट करेंगे वो थोड़े से अंदर चले जाएंगे, थोड़े से रुक जाएंगे, क्योंकि लीवर की कैपेसिटी है, लीवर अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाता जाएगा, उसके बावजूद भी आधा अंदर चला जाता है, आधा रह जाता है। ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। इस बात को एलोपैथी के जो स्मगलर्स हैं, एलोपैथी वाले डॉक्टर्स क्या हैं, दे आर इक्वेटेड विद स्मगलर्स ऑफ द सिटी। उनको पता है कि जो हम केमिकल इनको देंगे वो लीवर रोकेगा, तो उनको मेडिकल सिस्टम में बाकायदा ये मेडिकल एजुकेशन के अंदर पूरा एक टॉपिक होता है पढ़ाई का। जब केमिस्ट वो जो केमिकल्स की स्टडी कराते हैं ना एमबीबीएस डॉक्टर्स को, तो उनको ये पढ़ाते हैं डबल डोज थ्योरी, उसका नाम है डबल डोज थ्योरी। कहते हैं आप एग्जामिन करो एक पेशेंट को कितना केमिकल चाहिए उसके सिम्टम्स को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो दर्द से चिल्ला रहा है, उसके दर्द को खत्म करना है, फिनिश करना है, कितना केमिकल चाहिए। तो अगर आपका असेसमेंट निकला कि इसकी हिस्ट्री को देख के इसको 10 mg केमिकल चाहिए, तो डॉक्टर उस डबल डोज थ्योरी में पढ़ाया जाता है आप इसको 20 mg मेडिसिन दे दो, क्योंकि 10 mg लीवर रोक लेगा, 20 mg प्रवेश कर जाएगी। कितना बड़ा धोखा स्मगलिंग का सामान हमारे शरीर में पहुंचाने का। डबल डोज थ्योरी मेडिकल सिस्टम की बड़ी वेल नोन थ्योरी है। एवरी डॉक्टर बिलीव्स इन इट, एवरी डॉक्टर प्रैक्टिसेस इट। जितनी मेडिसिन की जरूरत होती है उससे डबल प्रेस्क्राइब करता है, और डबल जब वो डबल भी इनफेक्टिव हो जाती है तो फिर उसको भी और बढ़ा देता है। देखा ना आपने, कहते हैं डॉक्टर कहता है कि अब एक गोली से अगर काम नहीं चल रहा, फिर दर्द हो रहा है, चलो हम 2 गोलियां दे देते हैं। एक गोली डबल डोज थ्योरी थी, अब एक गोली का अभ्यास हो गया, 2-4 महीने 10 महीने खा लिया, तो अब वो डबल डोज थ्योरी में 2 गोलियां आ गई। अब वो 2 गोलियां भी अगर इनफेक्टिव होनी शुरू हो गई तो साल के बाद उस दवाई को चेंज करके एक और दवाई लाते हैं जिसमें पहले से ही एक टैबलेट में ही उसके 4 गुना केमिकल है, फिर भी काम नहीं चलता तो वो इंसुलिन के इंजेक्शन दे देते हैं, फिर भी काम नहीं चलता तो ऐसी मेडिसिन आ जाती है सल्फामैब मेडिसिन शुगर पेशेंट्स के लिए, जो आपकी शुगर को शुगर गई और पेट से जो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड को मिलनी थी, ब्लड से वो लीवर के पास जाती। अब ऐसा चमत्कार है कि वो शुगर
स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करके ब्लड को देगी नहीं। आपने शुगर खाई, वो शुगर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन और आउट हो गई, लेकिन इस अब सारे शरीर को नहीं गलाएगी, सारे शरीर को नहीं साड़ेगी, वो केवल आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को साड़ना शुरू कर देगी। उसमें केमिकल्स का इफेक्ट पैदा होगा। तो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जब लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन वैसे ही एक अनोखी परिस्थिति में काम करता है। यहां से शुरू होता है राइट साइड से, 3 डायरेक्शंस हैं। यहां से वेस्ट मटेरियल जो मल है हमारा, वो यहां से पहले अप जाता है। किसी चीज को अप जाना कितना डिफिकल्ट काम, कोई चीज ऊपर जाएगी, लेकिन हमारे शरीर में यहां से उसको ऊपर जाने के लिए मजबूर किया जाता है। इसीलिए ये मल मूत्र का जो बात, खास तौर पे स्टूल पासिंग, ये डिफिकल्ट सिचुएशन बनती है। अगर हैवी फूड हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा, ऊपर नहीं जाएगी। इसलिए हमारे साथ रफेज होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, ताकि वो इजीली ऊपर जाए। थोड़ा सा फिर इधर जाती है और थोड़ा सा फिर वो डाउन आती है इजीली, तो हमारा ये रिलैक्स होता है काम स्टूल पासिंग का। अब जो मेडिसिन आपको लास्ट स्टेज पर आई, इंसुलिन के भी बाद, उस मेडिसिन ने क्या किया, शुगर को एब्जॉर्ब करके बॉडी में नहीं जाने देगी। तो कहां जाएगी फिर वो, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन पहले ही मल से भरा हुआ स्थान है। मल के विसर्जन का लास्ट गेट है। मेहमान जाते हुए को क्यों रोक रहे हो, बहुत सेवा कर ली, जाने दो उसको। लेकिन वहां जब केमिकल्स जाएंगे तो केमिकल्स सड़ना शुरू होते हैं, उनके कैंसर सेल्स पैदा होंगे और कॉलन कैंसर इस शुगर की दवाई की प्रोसेस में लास्ट गिफ्ट है आपको। अब खाओ खूब शुगर की दवाई, डायबिटीज, एक दवाई डबल डोज से हुई, फिर डबल क्वांटिटी, फिर मेडिसिन चेंज करके, फिर उसके बाद इंसुलिन के बाद और एक मेडिसिन लास्ट स्टेज, और अब आपको गिफ्ट क्या मिलेगा, डायबिटीज के सिम्टम को तो रिलीव कर दिया, दिखा दिया आपको, देखो जी मां नाक पे देख लो, हमारा कसम नहीं है, आपकी डायबिटीज लेवल तो 100 पे चल रहा है, 125 पे चल रहा है। लेकिन आपको कई, मैं अभी बता रहा हूं, कई चीजें आपको गिफ्ट में मिल रही हैं। कभी आपका हार्ट फेल, कभी आपका लिवर फेल, कभी आपको कैंसर, कभी और तरह तरह की प्रॉब्लम्स, ये सारी फ्री गिफ्ट मिल रही है मेडिकल इंडस्ट्री से। अब आपका क्वेश्चन है, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज आप अगर जीवन के 60 इयर्स ऑफ एज पर आ गए, या 70 इयर्स ऑफ एज पर आ गए, या 80 इयर्स पर आ गए, अब ये तो इलाज हो ही नहीं सकता कि आप 20 साल के बन जाओ या 5 साल के बन जाओ या न्यू बॉर्न बेबी की तरह। अब लेकिन पहला काम, अपना आगा तो संभाल लो, फ्यूचर तो संभाल लो। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, ड्रग्स जैसे नशे के ड्रग्स होते हैं ना, उनको स्टेजेस होते हैं धीरे धीरे छोड़ने के। एकदम एक आदमी अगर सपोज 10 ग्राम नशा लेता है रोज, उसको कोई भी डी एडिक्शन कैंप ये नहीं कहेगा कि 10 ग्राम का 0 ग्राम करना, उसको पहले कहेंगे 10 ग्राम का 9 ग्राम, फिर 8 ग्राम, फिर 7 ग्राम, फिर 6 ग्राम, इस तरह करते करते उसको 0 लेवल में लाएंगे। और साथ में डी एडिक्शन के बाद जो सिम्टम्स पैदा होने हैं, उनके ट्रीटमेंट सारे नेचुरल तरीके से देना शुरू करें। और हमारे यहाँ डी एडिक्शन का सिंपल फार्मूला है, एडिक्शन धीरे धीरे बंद करो, और डी एडिक्शन के लिए 100% नेचुरल फूड पर आ जाओ। ये दीपक जी ने कल मुझे याद कराया, और बड़ी पुरानी थ्योरी मेरे दिमाग में चलती आ रही है। ये जो लिवर का सिस्टम मैंने समझाया आपको, तो लिवर में आपने क्या देखा कि गाड़ियां आई और सारी हॉर्न बजाई जा रही है, और फटाफट वीआईपी की तरफ भाग गई, क्योंकि पुलिस वाले परेशान हो गए। अब एक और दृश्य देखो, वीआईपी, आप समझते हो वीआईपी कल्चर क्या होती है, वीआईपी कौन होती है? आप यहाँ से गाड़ी लेके निकले, सीधा रोड पे गए, लेफ्ट साइड गए, आगे एक रेड लाइट आ गई, रेड लाइट आपकी है, आप रुके हुए वहां या चलते जा रहे हो? रुके हैं ना आप लोग। लेकिन पीछे से मान लो चीफ मिनिस्टर का काफिला आ रहा है। पहली बात तो वो 5-10 मिनट पहले प्लानिंग करके चलते हैं, आपको इससे आगे नहीं जाने देंगे। आपको चाहे कितनी इमरजेंसी हो, आपको रोक के रखेंगे, चाहे 15 मिनट लग जाए। और अगर बाई चांस वहां रुक गए तो वो रेड लाइट की परवाह किए बिना इधर उधर से रॉन्ग साइड ड्राइव करके चले जाएंगे, लेकिन वीआईपी कहलाएंगे। ये देखा ना,
इसको कहते हैं वीआईपी। वीआईपी के कंपैरेटिव आपका फूड भी वीआईपी है, जो लिवर को धोखा देके वीआईपी की तरह अंदर घुस जाता है, क्योंकि वो लिवर की एक कमजोरी का फायदा उठाता है कि लिवर अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के बावजूद भी आपका आधा स्मगलिंग का सामान तो अंदर चला ही जाएगा ना। स्मगलिंग को रोक नहीं सकता कोई भी, कितनी बड़ी पुलिस फोर्स लगा दो, स्मगलर्स अपने तरीके और निकाल लेते हैं, तो वो चला गया अंदर। अब वीआईपी डाइट जो भी आप ले रहे हो वो सारी आपकी वीआईपी डाइट है, जो लिवर को धोखा देके वीआईपी की तरह अंदर घुस जाती है। अब आप ईमानदारी से बताओ, क्या आपको वीआईपी ट्रैफिक मूवमेंट अच्छा लगता है? अगर नहीं लगता तो आपको कभी ये इच्छा नहीं करनी चाहिए कि मैं चीफ मिनिस्टर अगर बन गया तो मैं भी इसी तरह वीआईपी ट्रीटमेंट से चलूंगा। अगर मैं चीफ मिनिस्टर बन गया तो मुझे वीआईपी नहीं डीआईपी की तरह बिहेव करना चाहिए। व्हाट इज दिस डीआईपी? वीआईपी इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एंड डीआईपी इज डिसेंट एंड इंटेलिजेंट पर्सन। डिसेंट एंड इंटेलिजेंट पर्सन की तरह अगर मुझे जल्दी है तो मैं रॉन्ग साइड लेके रेड लाइट पे क्रॉस करूं? नो, डिसेंट एंड इंटेलिजेंट पर्सन की तरह अगर मुझे जल्दी है तो मैं घर से 15 मिनट पहले निकलूं। अब डीआईपी डाइट क्या है? वेरी वेरी सिंपल। जिस तरह से नेचुरल ड्राइविंग हम कर रहे हैं उसी तरह से डीआईपी सिर्फ एक नाम है, वीआईपी को कपड़ा अलग नहीं है। येदियुरप्पा साहब हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, और चाहे कोई छोटा सा खोपड़े हमारे जैसे नहीं थे। वीआईपी इज नॉट ए डिफरेंट फेस, डिफरेंट बॉडी। वीआईपी कल्चर है, उनका बिहेवियर का तरीका है, उनके लिविंग स्टाइल है वीआईपी। हमें वो स्टाइल अगर नहीं अपनाना तो हमें फूड में और लिविंग हैबिट्स में डीआईपी स्टाइल अपनाना चाहिए। व्हाट इज दिस डीआईपी? अगेन आई एम रिपीटिंग, लिख के रख लो, वी आर डीआईपी पीपल, नॉट वीआईपी। अपने घर में एक छोटा सा पोस्टर बना के लगाओ, वी आर नॉट वीआईपी, वी आर डीआईपी, डिसेंट एंड इंटेलिजेंट पर्सन। अब जितना हमने आपके साथ डिस्कशन किया है, नेचुरल फूड पे आ जाओ, डिसेंट एंड इंटेलिजेंट पर्सन। आपको पता है हम एसिड बना रहे हैं और एसिड खा रहे हैं, इट इज नॉट इंटेलिजेंस, इट इज नॉट डिसेंसी। और मैं एक्सपेरिमेंट कर चुका हूं, बहुत बड़े लेवल पे नहीं, बिकॉज आई एम नॉट रनिंग एनी गुड लेवल ऑफ दिस नेचुरोपैथी हॉस्पिटल। लेकिन जो लोग रेगुलर बेसिस पर इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग आपकी मदद कर सकते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं कि 3 से 7 दिन के अंदर आपकी कोई भी बीमारी की अवस्था रिटर्न बैक टू नॉर्मल हो, ओनली विद डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट में होगा क्या? आपके शरीर को पूरा आराम मिलना है और स्टार्वेशन नहीं होगा, भूखा नहीं मरोगे आप, पूरा पर्याप्त मात्रा में खाओगे, भरपेट खाओगे, लेकिन डिसेंट एंड इंटेलिजेंट पर्सन की तरह खाओगे। ऐसा फूड खाओगे जो आपको अच्छा हेल्थ देता जाएगा। उसके बाद ड्रग्स को धीरे धीरे एज पर डॉक्टर एडवाइस कि क्या क्या केमिकल्स पहले हम छोड़ सकते हैं जिनके छोड़ने के सिम्टम ना पैदा हो, फिर दूसरे नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, 3 या 4 केमिकल्स हैं जिन पर आप डिपेंडेंट हो आज की डेट में, कितनी ही भयंकर बीमारी के साथ। लेकिन वो डॉक्टर एडवाइस करेगा केमिकल्स को छोड़ने की तरीका क्या है। जिसने ये शुरू किया था केमिकल्स को बढ़ाने का तरीका, वो सबसे लो केमिकल दिया, फिर हैवी केमिकल दिया, फिर और हैवी, फिर और हैवी। उसी स्टेप पर वो उसकी केमिकल की समझ सबसे हैवी को की जगह सबसे लाइट को पहले छुड़वाएगी, फिर उससे लाइट को वो उल्टे सिस्टम से चलेगा। इस सिस्टम को अगर आप फॉलो करो विद मेडिकल एडवाइस तो आई एम वेरी मच श्योर विद इन 3 to 4 days, 5 days, 10 days आपकी हर बीमारी नॉर्मल आ जाएगी। केवल आपको करेक्ट करना है। अच्छा, एक चीज सोच लेना, मरना है सबने, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा डिस्कशन कल की स्पिरिचुअलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था? हमारी डेथ। और आज हेल्थ की डिस्कशन में क्या है? हमारा एक्सक्रीशन, हमारे शरीर से निकलेगा कब? 3 पॉइजन्स को भी ध्यान रखो, व्हाइट साल्ट, व्हाइट शुगर और व्हाइट फ्लोर, मैदा। इन तीनों पॉइजन्स को कम करो। मैदे का तो आप एकदम आउट करो और उसकी जगह नॉर्मल ग्रेन्स और फूड और व्हीट जो भी आपने इस्तेमाल करना करो।
व्हीट को भी मोटे दाने में से मोटा मोटा अनाज। उसके बाद व्हाइट शुगर बिल्कुल टोटली अनरिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। व्हाइट शुगर की आपको शरीर को कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी जगह आप गुड़ खा लो, वो जो गुड़ की शक्कर बनती है वो खाओ। एक और स्टेज आती है देसी खांड की, उसी गन्ने से पहले देसी खांड बनती है, उसके बाद गुड़ बनता है, वो मंगानी शुरू करो। और ये तो डिमांड एंड सप्लाई का युग है, कमर्शियल। जिस चीज की आप दुकानदार से मांग करोगे, 10 आदमी जाओ, 10 आदमी मांग करो, अगले दिन वो सारी दुकान बंद करके आपकी चीज ला के रखेगा, अपनी दुकान चलाने के लिए रखेगा। आप उससे मना कर दो शुगर नहीं लेनी, उसको सुना दो भैया हमें तो 100 किलो शुगर लेनी थी, लेकिन हमें वो चाहिए देसी खांड, तो अपने आप कल भागा जाएगा कहीं से 100 किलो देसी खांड लेके आएगा, वो गुड़ रखना शुरू करेगा, गुड़ की शक्कर रखेगा। और इसी तरह साल्ट का जो अल्टरनेट है वो ब्लैक साल्ट, रॉक साल्ट, ये दोनों सेंधा नमक जिसको कहते हैं और काला नमक, ये उसके अल्टरनेट है। क्योंकि जो प्रोसेस साल्ट है वाइट, जो प्रोसेस होकर पैक्ड होके आता है, वो साल्ट आपके कैल्शियम लेवल को कम करेगा 100%। और ये जो ब्लैक साल्ट और रॉक साल्ट है, ये कैल्शियम लेवल को प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरह से हर चीज का इलाज है। अब किसी ने कोई क्वेरी करनी है तो हार्ट के बारे में अभी फॉर द टाइम इतना ही बताना है कि हार्ट की वर्किंग क्या है, वो सब पता है, उसको बता दीजिए। तो मैं उसी को बस पूछना है चलो बस 5 मिनट में। हार्ट की वर्किंग क्या है? हार्ट की वर्किंग ब्लड को लेके आता है ना, ब्लड लाता है, ब्लड को प्योरीफाई लंग से करके और ब्लड को दे देता है। हार्ट एज सच आपके शरीर का काम इतना इंपॉर्टेंट यही कर रहा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के लंग्स को दे दे और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का इनपुट देके वो वापस सारे बॉडी को चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब हार्ट को परेशानी कहाँ आती है? जब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, एक तो ब्लड बड़ा हैवी है ओनली बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। यही एकमात्र 80% बीमारी यही है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल में भी 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल है, एचडीएल और एलडीएल। एलडीएल मोटी सी बात समझ लो, एलडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल। और वो बैड कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो बढ़ते बढ़ते वो ब्लड गाढ़ापन होता है। अब गाढ़ा ब्लड आया, एक पानी है, पानी के फ्लो के लिए आपने वहां से कोई प्रेशर दिया तो पानी इजीली फ्लो कर दिया। पानी की जगह आपने बड़ा हैवी लिक्विड जिसमें बड़ी सारे मटेरियल है, कीचड़ है, वो कीचड़ डाला तो क्या उसी प्रेशर से फ्लो हो जाएगा? उसके लिए हैवी प्रेशर देना पड़ेगा। तो ब्लड जब गाढ़ा होता है तो हार्ट को ओवर वर्क करना पड़ता है, हार्ट को प्रेशर ज्यादा क्रिएट करना पड़ता है। ज्यादा प्रेशर क्रिएट करते करते हार्ट थक जाता है और उस थकने को कहते हैं हार्ट का स्ट्रोक। हार्ट ने काम करना टेम्परेरी बंद कर दिया, फिर आप जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गई है, इसको कहते हैं हार्ट अटैक। आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गई है तो निकालता है उसको, ब्लॉकेज को खोलना शुरू करता है, साफ करता है या बाईपास करता है, या उसकी जगह एक नया तमाशा आजकल चल रहा है स्टेंट फिक्सेशन। वो स्टेंट लगा के ब्लड पतला करने के लिए आपको मैं लिस्टिंग करवाऊंगा, बीसीओ आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलेंगे जो ब्लड थिनर भी करते हैं और ब्लड क्लॉटिंग की क्वालिटी को भी ठीक भी करेगा। ब्लड के 2 काम है, ब्लड 2 फीचर समझते हैं। ब्लड एक तो थिन होना चाहिए, पतला होना चाहिए जिससे वो हार्ट को ज्यादा जोर न लगाए। और ब्लड की क्वालिटी क्या है? अगर आप यहाँ पर लगते हैं ब्लड बाहर आएगा और अपने आप डिपॉजिट हो जाएगा, आप भागते हो डॉक्टर के पास, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, उसको कस के बांध दिया आपने। ब्लड में क्वालिटी क्या है, फीचर क्या है? ब्लड क्लॉटिंग करता है, क्लॉटिंग का मतलब जमा देता है। ब्लड अपने आप उसको जमा देगा, वो पपड़ी सी बन जाएगी, 2-4 दिन बाद पपड़ी अपने आप कर जाएगी। उसको जबरदस्ती कहीं कोई ट्रीटमेंट ना करो। मदर नेचर, प्रकृति को हम क्या कह रहे हैं? माता। अगर मैं सिंपल एक धार्मिक पंडित की तरह उपदेश करूँ और वो प्रकृति माता तो आपको बेवकूफ आदमी क्या करेगा? लेकिन आप साइंस को जोड़ के कहो मदर नेचर मेरी प्रकृति माँ है, मेरे को कोई प्रॉब्लम आती है तो मदर नेचर के पास चला जाऊंगा। वो मदर नेचर अपने आप उसका ट्रीटमेंट भी
प्रॉब्लम कहाँ है, वहीं कोई गलती कहाँ हुई है, और टोटल डीआईपी डाइट, हर चीज का इलाज डीआईपी डाइट। ब्लड गाढ़ा हो गया, ब्लड को थिनर करना है, डीआईपी डाइट। डीआईपी डाइट में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके ब्लड को गाढ़ा कर दे। वैसे तो है ब्लड, अच्छा अब ब्लड के लिए डायरेक्टली आप नोट करो, जिन चीजों से डायरेक्टली आपको ब्लड मिलता है आप भी बताओ। सबसे पहला पानी है अनार, अनार सीधा ब्लड है, लाल चीज है, चुकंदर रिच इन ब्लड। उसके बाद ये किशमिश और मुनक्के ब्लड एनरिचमेंट का काम करते हैं। उसके बाद ये अलसी का बीज, अलसी को पूरा ब्लड नहीं मानता हूँ, अलसी को भून के और आप वैसे खाओ जैसे सॉस खाते हैं अलसी। और क्या खजूर, डेट्स, ये खजूरें पूरा ब्लड एनरिचमेंट का काम करती है। टमाटर में भी थोड़ा ब्लड एनरिचमेंट की क्वालिटी होती है। जितनी लाल चीजें सारी ब्लड है, ब्लड थिनर भी है और ब्लड एनरिचमेंट भी है। क्वांटिटी भी इंप्रूव करती है ब्लड की, क्वांटिटी भी बढ़ाएंगी, ब्लड को बनाएंगे।